अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टेक्निक पढ़नी है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है जो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ की जाती है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि हमारी आँख की एक स्पेसिफ़िक रिज़ॉल्विंग पावर होती है। उस रिज़ॉल्विंग पावर से नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए हम डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं और उन माइक्रोस्कोप के यूज़ करने के मेथड को ही हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। या माइक्रोस्कोप को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये सारी जो टेक्निक होती है ये सारी किसके अंदर आती है? माइक्रोस्कोपी। या सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप को यूज़ करना, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अच्छा, जितने भी सेल्स हैं मोस्टली एनिमल सेल, प्लांट सेल, उनका जो साइज़ होता है वो 1 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। और बहुत सारे सेल्स ऐसे भी हैं जिनका साइज़ नैनोमीटर में होता है। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइज़ नैनोमीटर में होता है, जैसे वायरसेस। और बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं जिनका साइज़ नैनोमीटर में होता है। इसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, उनका साइज़ भी नैनोमीटर में होता है। तो इन सब स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम डिफरेंट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उन माइक्रोस्कोप्स के अंदर भी हम डिफरेंट लेंस यूज़ कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज़ करने के लिए। तो उन माइक्रोस्कोप्स की भी कोई ना कोई रिजॉल्विंग पावर और कोई ना कोई मैग्नीफिकेशन होती है। यानी उस मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा जितनी उनकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है उससे ज़्यादा वो मैग्नीफाई उससे ज़्यादा चीज़ों को वो बड़ा नहीं कर सकते, और जितनी उनकी रिजॉल्विंग पावर होती है उससे नीचे ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से हर एक माइक्रोस्कोप की कोई स्पेसिफिक रिजॉल्विंग पावर और कोई स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशन पावर होती है। जिस तरह हमारे आँख के अंदर जो लेंस होता है उसकी कोई स्पेसिफिक रिजॉल्विंग पावर है, इसी तरह से हर एक माइक्रोस्कोप की स्पेसिफिक रिजॉल्विंग पावर होती है। हम दो तरह की माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज़ करने के लिए, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसके अंदर एक ही ग्लास लेंस यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज़ करने के लिए, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन या रिजॉल्विंग पावर होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मोस्टली ये 10x तक यानी 10 टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके ये दिखा सकते हैं। और ज़्यादा रेजोल्यूशन के लिए और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें मोस्ट कॉमन लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी तरह से लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की भी आगे से बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इन लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टाइप्स हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ज़्यादातर दो लेंसेज यूज़ करते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आईपीस लेंस वो होता है जहाँ से हम देख रहे होते हैं, यहाँ पे आईपीस लेंस होता है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बिल्कुल जहाँ पे हमारी स्लाइड पड़ी हुई होती है उस स्लाइड के ऊपर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस तरह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज़ करते हैं। और कोई भी जो माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर दो लेंस हैं उनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो इन दोनों लेंसेज की मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होती है। यानी अगर आईपीस की 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 40x है, तो इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो होती है 40 × 10 400x। यानी वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 400 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है उसके नॉर्मल साइज़ से। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप को, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज़ करने के लिए। और लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम होती है। और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हो सकती है वो 400x होती है, 400 टाइम्स। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि लाइट माइक्रोस्कोप्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इस तरह से उन लाइट माइक्रोस्कोप से जो हमें मैग्नीफिकेशन पावर्स मिलती हैं वो डिफरेंट मिलती है। तो मैक्सिमम
जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से मैग्नीफिकेशन मिल सकती है वो 4000x होती है। अच्छा, इसके बाद जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमें लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए मिलती है वो होती है 0.25 माइक्रोमीटर, या अगर हम इसे नैनोमीटर में लिखें तो ये होती है 250 नैनोमीटर। इतनी रेजोल्यूशन हमें लाइट माइक्रोस्कोप से मिल सकती है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान अगर 0.25 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस हो तो लाइट माइक्रोस्कोप उन्हें एज अ सेपरेट पॉइंट दिखाती है। अब यहाँ पे एक और बात, ये जो रेजोल्यूशन होती है ये डिपेंड कर रही होती है वेवलेंथ के ऊपर, यानी ये वेवलेंथ का हाफ होती है। आप इतना समझ लें कि ये वेवलेंथ का रेजोल्यूशन वेवलेंथ का हाफ होती है। अब लाइट विजिबल लाइट जो होती है उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स के और लाइट्स होती हैं। उसके अंदर 7 डिफरेंट लाइट्स होती हैं जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और जितनी लोअर वेवलेंथ वाली लाइट हम यूज़ करते हैं उतनी हायर रेजोल्यूशन आती है। तो आपको पता है विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 to 750 नैनोमीटर होती है। तो इस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप से जो मिनिमम रेजोल्यूशन हमें मिलती है वो मिलती है 400 डिवाइडेड बाय 200 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमने 250 लिखा था, तो ऑलमोस्ट जो हमें मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो लाइट माइक्रोस्कोप से मिलती है वो 200 नैनोमीटर या 0.2 माइक्रोमीटर। इतनी रेजोल्यूशन हमें लाइट माइक्रोस्कोप से मिलती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की लाइट्स यूज़ करके जो रेजोल्यूशन होती है उसे बेहतर कर सकते हैं। यानी अगर हम वायलेट वाली लाइट्स यूज़ करते हैं तो वायलेट का आपको पता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, तो हमें रेजोल्यूशन अच्छी मिलती है। इसके बाद हम रेड वाली अगर यूज़ करते हैं तो उससे हमें, क्योंकि रेड वाली की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायलेट, तो इस वजह से यहाँ पे जो हमें मैग्नीफिकेशन मिलती है, यहाँ पे जो हमें रेजोल्यूशन मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो इसकी ऑलमोस्ट 700 होती है, तो 700 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो रेजोल्यूशन होती है वो वेवलेंथ का हाफ है, तो हमारे पास 350 नैनोमीटर इतनी रेजोल्यूशन मिलती है रेड लाइट के अंदर। तो ये अपने ध्यान में रखना है। ये हो गया लाइट माइक्रोस्कोप। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, 1 नैनोमीटर और इससे भी कम। तो जैसा कि हमें पता है कि जो रेजोल्यूशन होती है वो वेवलेंथ का हाफ है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 0.5 नैनोमीटर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 लाख टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा सकती है, यानी उसके नॉर्मल साइज से 3 लाख गुना ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा सकती है। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरी होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की 2D इमेज मिलती है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज मिलती है। इसके बाद जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 5 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। और इसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं मोस्टली इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, डिटेल स्टडी करने के लिए, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादातर सरफेसिस को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। तो 2 टाइप्स की माइक्रोस्कोप, सिंपल कंपाउंड के अंदर लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है, यानी इस 0.2 माइक्रोमीटर से नीचे लाइट माइक्रोस्कोप हमें ऑब्जेक्ट्स को
नहीं दिखा सकती, और उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो 0.5 नैनोमीटर होती है, या हम कह सकते हैं 5 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि 0.5 नैनोमीटर 5 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है।